बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज करेंगे बलूचिस्तान में होने वाली सियासी हलचल की, जो इस वक्त बड़ी एक ऐसी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, जिसमें इस वक्त आज की जो ताज़ा खबर है वो जी कि जाम कमाल साहब जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान है, जिनके खिलाफ ऑलरेडी तरीके अदम एतमाद जमा करवाई जा चुकी है ऑपोजिशन की तरफ से भी और उनकी अपनी पार्टी के अरकान, नाराज अरकान की तरफ से भी। अब जाम कमाल साहब ने जब आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की तो पहले भी खैर इस्तीफा देने पे कुछ राजी हुए थे, फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन आज फिर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद उन्होंने कह दिया है कि मैं मुस्ताफ़ी नहीं हूंगा अपनी पोजीशन से। उसके बाद दूसरी तरफ कल जो एक मुलाकात हुई थी, वो जितने भी नाराज अरकान हैं उनकी मुलाकात हुई थी वज़ीर दिफा हमारे परवेज़ खटक साहब से, और उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे, जो सबसे पहले तो ज़हूर बलेदी साहब जो इस वक्त कायम मकाम सदर हैं बाप पार्टी के, उन्होंने उसमें मुलाकात की। साथ ही उनके और दीगर बहुत बड़े नाम वहाँ के जितने भी मेजर पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने भी, सेनेटर भी और ख़ास तौर पे जो स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली वो भी उसमें शामिल थे। अच्छा, इसी के साथ साथ जो आज फिर एक और जो खबर वो ये भी आई है कि जो नाराज़ अरकान हैं वो बिल्कुल दो टोक इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हमने किसी भी तरह से स्टेप बैक नहीं करना है, चाहे वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी कुछ अगर, क्योंकि इत्तेहादी जमातें जितनी भी हैं बाप पार्टी की, जिसमें पीटीआई सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है, उनकी सपोर्ट भी हो, तब भी हम तरीके अदम एतमाद को जारी रखेंगे, और ये दो टोक ऐलान कर दिया गया। अब होगा क्या, 2 से 3 रोज के बाद ये तरीके अदम एतमाद जो है वो होगी। जाम कमाल साहब ने भी मीडिया से बात करते हुए यही कहा कि अभी कुछ रोज बाद जब ये असेंबली के अंदर ये सिलसिला रहेगा और वोटिंग होगी इस हवाले से, तो उसी के अंदर ही फैसला होगा, मैं इस वक्त इस्तीफा नहीं दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद सरदार अब्दुल रहमान खेतरानी साहब जो हैं वो आज उनको हमने मदऊ किया है, तर्जुमान भी हैं बाप जमात के, और ख़ासतौर पे नाराज़ अरकान को इस वक्त उसके हवाले से जितने भी स्टेटमेंट, और हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से एक स्टेटमेंट जो है उनका गर्दिश कर रहा है, आज के हेडलाइंस में रहा मीडिया की कल से, कि हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया उन्होंने जाम कमाल साहब के ऊपर। अब वो इल्ज़ाम क्यों लगाया, उसमें कितनी हकीकत है, ये हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं की ज़बानी हम उनसे जानें। अच्छा, उसी के साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त बहुत क्रूशल स्टेज पे है, क्योंकि साथ ही अफगानिस्तान है। आपको पता है अफगानिस्तान की सूरत हाल कितनी क्रूशल रह चुकी है, उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट अफगानिस्तान का बलूचिस्तान पे होता है। माजी में भी ऐसा हो चुका है कि जब भी अफगानिस्तान की सूरत हाल ख़राब होती है तो बलूचिस्तान की हुकूमत के ऊपर उसके एक बादल मंडलाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान आज के सरदार अब्दुल रहमान खेतरानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सूबाई वजीर भी हैं बलूचिस्तान से, और साथ ही आपको मालूम है जी तर्जुमान है बाप जमात के, गो के नाराज अरकान की तर्जुमानी कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सरदार साहब बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी सेहत में होंगे, आपने ज्वाइन किया है। सरदार साहब ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, मेरा पहला सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो मेन खदशात हैं, मेन खदशात जाम कमाल साहब से, क्योंकि आपकी अपनी जमात के सरबराह, मेन आपके जो खदशात हैं चीदा जरा वो सबसे पहले बताइएगा नाजरीन को कि क्या ऐसी वो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है कि आपको ये स्टेप लेना पड़ा और उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद खुद भी जमा करवानी पड़ी। सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, मुझे अपने चैनल पे लेने का। सर बलूचिस्तान एक वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जहाँ पे रिवायती जो सियासत होती है वो नहीं है। ठीक है, वहाँ की सियासत बाकी तीनों सूबों मरकज से अलग है। इन द वे के आप देखें कि वहाँ इस वक्त तो मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, या मैं कहूँ कि हमारे सूबे में कबाइलियत का, असेंबली में कबाइलियत है, पॉलिटिक्स है, ये मिक्स होके खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। ठीक हो गया। तो उसको समझने के लिए एक समझदार हुकूमत की जो बागडोर होती है जिसके पास, उसको समझदार होना चाहिए। ठीक है, एटीट्यूड एक अंग्रेजी का लफ्ज है जिसमें आप इज्जत देना समझें, आप लोगों की जहन को समझने की कोशिश करें। जाम साहब का बाकी बहुत ही रॉयल फैमिली से है, काबिल एहतराम है, सब कुछ है, लेकिन जो बलूचिस्तान के एक आम आदमी से लेकर एक पार्लियामेंटेरियन तक वो जो इज्जत मांगता है, वो 3 सालों में बार बार हमारे समझाने के वो एटीट्यूड गर्दन का सरिया नहीं निकाल सकता।
बुनियादी वजह ये है, बाकी कोई चीज नहीं है। ये सारी जो मैं उनको तो मेरे लिए उनका बहुत एहतराम है, मैं उनको झूठ बोलते हुए या ये नहीं क्योंकि गलत बयानी कर रहे हैं कि कभी कहते हैं फंड और कभी कहते हैं क्या। ठीक है। बुनियादी इसके और मैं डे वन से इसको समझा रहा था, लेकिन शायद वो नहीं समझ सका और आज उसको ये दिन देखने पड़ गए। ठीक हो गया, मतलब आपके पार्टी के अंदर भी मुशावरत चलती रही, आप उनको समझाते रहे, लेकिन उन्होंने इस पे अमल नहीं किया। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग का एक इल्ज़ाम है, वो इस वक्त हेडलाइंस में है तमाम पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स पे, स्टार न्यूज़ पे भी। ये क्या है सर, इसकी रियलिटी क्या है हॉर्स ट्रेडिंग की? अगर आप खुद जरा बताएं नाजरीन को अपने अल्फाज में। देखें, हॉर्स ट्रेडिंग कभी ये जो है ना व्हाइट कॉलर क्राइम होती है ना, ठीक है, ये बहुत कम पकड़ाई देती है ना। मैंने ऐसे हवा में बात नहीं की। रात को 12 बजे एक सेनेटर ने मेरे बेटे के साथ, जो मेरे जानशीन है औरंगजेब नाम है उसका, रब्ता किया कि जी आए, हमने जाम साहब से बात कर ली है, अपने वालिद को साथ लेते हैं। उस शरीफ आदमी को ये भी पता नहीं था कि मैं इस्लामाबाद में हूँ और वो मेरे बेटे को क्वेटा में हूँ। अच्छा, कि आए आपको जो है ना जाम साहब के पास ले जाते हैं, आपकी पसंदीदा तरीन जो आप कमाऊ बन के लेना चाहते हो वालिद साहब, वो मिनिस्ट्री और प्लस जो आप कहते हैं। तो उसने मेरे साथ रब्ता किया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा जाम साहब को या उस शरीफ आदमी को बोलो कि ये जो है ना, ये बिकाऊ जो होती है ना, ये दाल चीनी और घी ये बिकता है ना, इंसान नहीं बिकते। अच्छा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, इस चीज को सपोर्ट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? थोड़ी देर पहले मैंने दुनिया पे या पता नहीं कौन से चैनल पे मैंने इंटरव्यू दिया, वो उधर उसके जो बहुत चैनल्स पे नजर आ रहे हैं आपका, लेकर छवानी को लाए हुए थे। अच्छा, तो उसने खुद माना है। अच्छा जी, हाँ, हम मिनिस्ट्रियों की ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे रूठे हुए हैं ना, उनको वही पुरानी मिनिस्ट्रियों की हम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है भाई, पुरानी की कर रहे हैं या नई की कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं। हाँ, मकसद ऑफर करना है कि ऑफर की जा रही है, मकसद ऑफर करना है कि हॉर्स ट्रेडिंग का है। और उसने खुद माना कि हम 26-27 पे बैठे हुए हैं, आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब वो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हम लोगों को वो तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी बड़ी गलतफहमी है जनाब। राइट सर, राइट सर। अच्छा सर, अब जरा ये बताएं कि आपको कितने % चांसेस लग रहे हैं कि आप जो है जो अदम एतमाद की तहरीक ले आए हैं अब तो असेंबली में, ये मंजूर भी हो जाएगी, आप कामयाब हो जाएंगे? कितने % चांसेस है? क्योंकि वजीर आजम से मिलने के बाद जाम कमाल साहब ने तो कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई, आपका अलजबरा अच्छा है या बुरा है? मेरा अलजबरा सर बहुत अच्छा भी नहीं है, यकीनी तौर पे आपका अच्छा होगा, आप थोड़ा बता दें। मेरा बहुत अच्छा है। अच्छा। मैं हमेशा मैं तो स्टेट में एमए तक मैं टॉप करता रहा हूं। सर मैं अभी सियासत में नहीं हूं ना सर, सियासत में होता तो शायद मेरा भी अच्छा हो जाता। ये समझ बूझ आपके पास ज्यादा है, तो प्लीज मेरी नाकस अकल को भी थोड़ा मदद दें इसमें समझने में। हाँ, समझ ले। मैं 1 मिनट में आपको पूरा अलजबरा समझा देता हूं। प्लीज आपके 21 आपके 11 आपके जमीयत उलमा इस्लाम के, ठीक है, 10 बीएनपी मंगल, ठीक है, कितने हो गए? 21, ठीक है, 21 हो गए। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी 22, नवाब असलम रईसानी 23, पीके मैप का नसरुल्लाह ज़हरी 24, ठीक है, 24 आप 65 का ऐवान निकाल दे, कितने बच गए? 41, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 12 बाप पार्टी के, बाप पार्टी के 12, ठीक है, नाराज रखी, ठीक है, 2 बीएनपी अवामी मीर असद और उसकी घरवाली, ठीक है, ये हो गया। हाँ, ठीक हो गया। बीएनपी अवामी एहसान शाह, ठीक है, 15, ठीक है, मीर नसीबुल्लाह पीटीआई का, हाँ, 16, ठीक है, 41 में से 16 निकाल दे, कितने बच गए? 41 में 16, 25 रह गए। हाँ, 25 में एक, बाकी जिनका हमारे साथ राब्ता है उसको छोड़ दें। अच्छा, वो फिर जिस दिन असेंबली का इजलास होगा वो पत्ते हम उस दिन शो करेंगे। अच्छा, वो पत्ते उस दिन शो करेंगे। चलो, मतलब पूरी तैयारी के साथ उतर रहे हैं आप, मतलब T20 वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड कप होने वाला है आप। मैंने कहा ना, मेरा अलजबरा, मैं टॉपर हूँ ना। तो सर क्या बात। नूर मोहम्मद दुमर साहब एक साइड पे बैठे हुए हैं, वो भी असेंबली वाले दिन आपको पता लगेगा कि वो किस सिमत में जा रहे हैं। राइट सर। अब इसके पास, हाँ, जो हमारे साथ राब्ते में है उनको भी हम इसके खाते में डाल रहे हैं। 24 पे बैठा हुआ है, ठीक हो गया। इसको अपनी वजारत आला बचाने के लिए 33 आदमी चाहिए। 33 आदमी, जो कि बहुत बड़ा फिगर है डेफिनेटली। 9 MPA, 9 आप ये न कहें कि 9 रेडी वाले या गाजर मूली बेचने वाले, 9 पार्लियामेंटेरियन जिनको लोगों ने मुंतखब करके इस अगस्त ऐवान में भेजा है। तो ये जितनी भी हाउस ट्रेडिंग कर ले, ये 9 से 10 आदमियों को नजदीक भी नहीं जा सकता है, नजदीक भी नहीं। अच्छा,
ठीक हो गया, बड़ा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं। जी, जबरा एक फिगर और ले लो। अच्छा, और भी हाँ। एक फिगर और ले लो। 13 तारीख पिछले महीने से लेकर आज 14, कल 15 हो रही है। 32 दिन में ये एमपीए तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। हाँ। घर का उनका जो एक नौकर है वो भी नहीं तोड़ सका ये। अच्छा, ठीक हो गया। चलें, मुझे पीपल्स पार्टी से सरदार सरबलन साहब ने भी ज्वाइन किया, उनके भी थोड़े मैं व्यूज बीच में शामिल कर लेता हूं साथ साथ। सरबलन साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सरबलन भाई, सर अल्लाह का शुक्र है, हमारे साथ सरदार अब्दुल रहमान खतरानी साहब मौजूद हैं। पूरा उन्होंने अलजबरे के साथ एक्सप्लेन करके बताया इन डिटेल कि जी हम कितने कॉन्फिडेंट हैं और हम जीतने वाले हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर तरीके अदम एतमाद को, क्योंकि जाम कमाल साहब वजीर आजम से मिले और बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि जी ठीक है हम तो वोटिंग करेंगे, अभी आने दें तारीख को असेंबली में। जी मलिक साहब, बात यह है सरदार अब्दुल रहमान साहब ने बड़ा तफसील से जी आपको बताया। जबरा में बहुत अच्छे हैं भाई, वो तो उन्होंने पूरी डिटेल में समझाया। बिल्कुल बात ये बिल्कुल ठीक है कि नाराज जो अरकान है बाप का, उनके साथ इस्तेमाल करा है। और जाम साहब को मैंने आपको 1 महीना पहले भी कहा था कि जाम साहब का पोजीशन खराब है, उसको जाना चाहिए। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि ये पहली दफा हुआ है। जाम मैंने कहा ना एक नाम था, मगर उन्होंने इतना अपने आप को खराब कर दिया कि नजर आ रहा है कि उनके पास अक्सरियत नहीं है। जी। उनकी अपनी पार्टी ने जो है सदारत से भी हटा दिया और उसके बावजूद भी वो आज मेरे नॉलेज में ये आया है कि अभी उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर दी है। जो ये बताया अभी उन्होंने एमपीएस है, ये जो नाराज एमपीएस है, उनके लिए बाकायदा अफरे स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल ऐसे, किसी को अच्छी वजारत का, किसी को पैसों का, किसी को क्या, तो ये तो अपने आप को और खराब करने की तरफ ले जा रहा है। और मैं इनको दाद देता हूँ जो नाराज एमपीएस है, उन्होंने बिल्कुल बात पे खड़े हैं। अच्छा। और उन्होंने ये कहा है कि हम किसी लालच में नहीं आएंगे, हम जाम साहब के खात्मे तक साथ और इकट्ठे रहेंगे। ठीक हो, तो इंशाल्लाह 20 तारीख को मीटिंग कॉल हो गई है, और 20 को इंशाल्लाह ये बहरान हल हो जाएगा और जाम साहब जो है फारिग हो जाएंगे। अच्छा, जाम साहब जो आप कह रहे हैं चले जाएंगे। अच्छा सर, सरदार अब्दुल रहमान साहब, सरदार अब्दुल रहमान साहब जी फरमाएं। सर मुझे बताएं कि इस वक्त मैं जब लास्ट टाइम बात हो रही थी तो हमारे सीनियर एंकर हैं जान अचकज़ई साहब, वो भी उस प्रोग्राम में शामिल थे। वो ये कह रहे थे कि एक इसका इंपैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव भी है, मैं चाहूंगा उस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा। और ये बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है कि इस वक्त जो करंट सूरत हाल है अफगानिस्तान के अंदर, उस सूरत हाल में बलूचिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर ये बादल मंडलाना ये कुछ एक अच्छा इंदिया नहीं दे रहे। आप कैसे देखते हैं बलूचिस्तान की इस वक्त सूरत हाल अफगानिस्तान के साथ? आपको पता है कनेक्टेड बॉर्डर, ड्यूरल लाइन के इशूज, अफगानियों के इशूज, उस दौरान ये पूरी सूरत हाल लाना, अदम एतमाद की तहरीक लेकर आना, क्या ये मुनासिब वक्त है सर? मेरी जान, मेरे भाई जी भाई, बात यह है कि इसको किसी बॉर्डर के साथ जोड़ना, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, ये इसकी बातें चल रही हैं जो वो फ्लोट कर रहा है मुख्तलिफ जगहों पे कि जी पीडीएम, कभी कहता है पीडीएम, कभी कहता है अफगानिस्तान। मेरे भाई आप मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बलूचिस्तान के कबायली मुआशरे में एक औरत जो अस्पताल में डिलीवरी के लिए जा रही है, ठीक है, कबायली सिस्टम की औरत, पंजाब में कबायलियत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कबायलियत है। वो रोड के ऊपर जहाँ गाड़ियां गुजर रही हैं, रक्शे गुजर रहे हैं, वहां पे बच्चे को जन्म देती है। आप उसकी गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस का आप अंदाजा लगा लें। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये टोटली 100% इसके पार्लियामेंट के अंदर की तब्दीली है। ठीक है। इसके पास कौन सी फॉरेन पॉलिसी है कि ये हटेगा तो वो फॉरेन पॉलिसी खराब होगी। दूसरी बात यह है कि इसका ये तासुर दे रहा है, आज इसने वजीर आजम से मुलाकात की है कि जी मेरे तब्दील होने से शायद आपकी हुकूमत को भी धचका लगे। मेरे भाई, पीटीआई और बीएपी पार्टियां दो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। ठीक हो गया सर। मरकज में और सूबे में अब फर्द वाहिद नहीं है और ये सदारत छोड़ चुका है हमारा निगरान, केयर टेकर, उसको जो भी नाम दें, फॉर द टाइम बीइंग मीर जहूर बुलैदी साहब।
आपके उसको तो कह रहे कानूनी हैसियत ही नहीं है उनकी, उन्होंने तो कहा कानूनी हैसियत ही नहीं, वो तो कुछ भी कहे, वो तो कुछ भी कह सकता है, वो बादशाह आदमी है, वाली रियासत है, फिर 3 साल वो जो है ना इक्तदार के झूले झूला है, उसको तो शायद इतना भी प्यारा लग गया इक्तदार की वो इस खूबसूरत पार्टी को जो है ना तोड़ने के चक्कर में पड़ गया है। अच्छा। कि अगर मैं नहीं तो पार्टी भी नहीं ना सही। अच्छा। ये पार्टी छोड़ चुका है, एक आम कारकुन है, पार्टी प्रेसिडेंट हमारा आ गया है निगरान, ठीक हो गया। 15 नवंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे, नया पार्टी सदर आ जाएगा, ठीक हो गया सर। 20 से 22 तारीख तक नया कायदे ऐवान आ जाएगा, तो इसको सारी चीजें शीशे की तरह नजर आ रही हैं। लेकिन ये जिद पर कभी वजीर आजम को ये तासुर देने की कोई, वजीर आजम के साथ इसकी मुलाकात अभी मैं, क्योंकि वजीर आजम का तर्जुमान नहीं हूं मैं, बाप पार्टी का तर्जुमान हूं, लिहाजा मैं वो वजीर आजम के अल्फाज यहाँ पे मीडिया में शेयर नहीं कर सकता जो उन्होंने इन हाजी साहब और सूफी साहब को, मौलवी साहब को, जो आपको बहुत खूबसूरत नजर आता है, मौलवी साहब बहुत प्यारा आदमी है, हम इसकी बड़ी कदर करते हैं, जो अल्फाज उसने कहे, अब मैं मेरी वो जबान बंदी है, मैं वो नहीं कह सकता। लेकिन कॉन्फिडेंस तो दिया होगा ना मुझे। अच्छा, साजिद तरीन साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी जरा शामिल कर लें। साजिद तरीन साहब सर, बीएनपी के रहनुमा है सर, अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब बहुत शुक्रिया। अभी गुफ्तगू फरमा रहे हैं सरदार अब्दुल रहमान साहब, बल्कि अब्दुल रहमान साहब के साथ मेरा एक और भी सवाल है, उनकी तरफ मैं वापस आऊंगा। पहले आपको जरा मैं इन कर लूं, मुझे बताएं कि ये अभी आज जो जाम कमाल साहब की मुलाकात हुई है, आप तो ऑलरेडी अपोजिशन में, ये मुलाकात हुई है वजीर आजम साहब के, अब अच्छा अभी अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम के कुछ ऐसे जुमले थे, कुछ ऐसी बातें थी जो शायद वो भी नहीं बताना चाह रहे, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके ओपिनियन की, लेकिन जाम कमाल साहब बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, दोबारा ये कहा और कहा कि मैं जो आने दें आप वो दिन जिस दिन ये वोटिंग होगी असेंबली में देख लेंगे। आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? वो भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और यहाँ ये नाराज अरकान और अपोजिशन भी कॉन्फिडेंट है, क्या होने वाला? ये वो सदर साहब ने बड़ी अच्छी दो बातें कही, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन सवाल ये है कि ये एक चीज तो है, जाम साहब जो है वो इस चीज का बड़ा माहिर है कि वो फेस इंप्रेशन जो है वो हमेशा इस तरह देंगे कि मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, ये एक ही एक चीज इसमें है। तो मुझे नहीं पता कि वजीर आजम साहब ने इस बात इसलिए क्या बात की, अगर ये परेशानी इसको नहीं होती तो ये बार बार जो है वो वजीर आजम के दर पे जाना और यहाँ के असेंबली मेंबरों के घर पे चले जाना, तो ये सारी चीजें जो है, लेकिन एक चीज जो है बड़ी अजीब से लगती है कि वो अभी पार्टी जो है, पार्टी पहले तो ये पार्लिमानी अरकान के, अपनी पार्टी के पार्लिमानी अरकान के बारे में कह रहे थे कि कोई वज़ीर आला के पता नहीं कितने कैंडिडेट्स है और शुरू दिन से ये कोशिश करे, वो ये बात ठीक है, अगर इसकी मांग ली जाए तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं सेम बोलूँ, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने भी एक लेटर लिखा जाके इलेक्शन कमीशन को कि हमारे जो कायम प्रेसिडेंट ज़हूर बलीगी साहब है, तो ये मैं कि अब ये है कि इसको अगर थोड़ी सी वो होनी चाहिए कि एक पार्टी के लोग जो है, उहदेदार जो है, जो वो आपके असेंबली मेंबर नहीं है, वो सेनेटर है, तो अगर पार्टी के तंजीम भी आपके खिलाफ बात कर रहे हैं और आपके कैबिनेट के अरकान भी आपके खिलाफ वोट अपनो कांग्रेस ला रहे हैं, तो अब किस चीज में तो उनको खुद ही चले जाना चाहिए, आप यही कह रहे हैं। आपसे लास्ट टाइम मेरे ख्याल में बात हुई थी तो आपने यही कहा था कि उनको खुद ही चले जाना चाहिए, उनके हक में बेहतर है, लेकिन वो नहीं जा रहे। मतलब ये तो इससे पहले तो ये बहुत बड़ी दावत क्या करते थे कि मैं, अगर कुछ लोगों ने भी कहा तो मैं इज्जत के साथ इसे रिजाइन के घर चला जाऊंगा। अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा उनको कह रहे हैं, चले ठीक हो गया सर, बहुत जी बिल्कुल पार्टी के जो उहदेदार जो है, जो सूबाई असेंबली के मेंबर नहीं है, वो भी इसके खिलाफ बिक रहे, तो ये फिर किस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, किधर से ये अपना वो ठीक हो गया। सरदार अब्दुल रहमान खतरानी साहब, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिस वक्त बचा हुआ है। परवेज खटक साहब से आपकी जो मुलाकात हुई, पहले तो बताइए कि उस मुलाकात का मकसद क्या था? अगर आपने ऑलरेडी दो टोक फैसला किया हुआ है कि आपने नहीं उनको कबूल करना, तो मुलाकात का मकसद क्या था और वो कैसे तय पाई? नंबर 2, क्या आपकी भी कोई मुलाकात वजीर आजम से मुतवक्का है, हो सकती है?
गुजारिश है कि मैं इससे पहले कि आपका टाइम भी बहुत शॉर्ट है, जी प्लीज। मैं आपको मेरी कौम खिदरान का एक वडेरा बैठा हुआ था अपनी वो बैठक में, और इसके साथ बेटा बैठा हुआ था। ठीक है। तो बेटे के साथ बहस कर रहा था, तो आखिर में वालिद साहब गुस्सा हो गया, उसने कहा निकलो मेरी कचहरी से, मतलब मेरी महफिल से निकल जाओ। ठीक है। उसने कहा बाबा मैं क्या निकलूंगा, अगर मैं निकल गया तो आप अकेले रह जाओगे, महफिल की कचहरी जो है ना मेरे साथ है। अच्छा। आप जो है ना कचहरी बना के बैठे हो तो मैं आपके साथ हूँ, अदरवाइज तो कोई तीसरा है ही नहीं। ठीक हो गया। तो गुजारिश ये है कि जाम साहब अभी वो ही बात कर रहा है कि जी मैं और खिलाना। दूसरी बात जो आपने परवेज खटक साहब की है, वो बहुत सुलझे हुए एक सियासतदान है। उन्होंने इसके बारे में इसकी सिफारिश की, हमने स्टेट अवे का कि हम मजीद एक सेकंड इसके साथ चलने को तैयार नहीं है। ठीक हो गया। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि सियासत में ये जो मीटिंगें होती हैं चलती रहती हैं। अब अगर ये आज वजीर आजम के साथ मीटिंग करके गया है तो क्या वजीर आजम एक फर्द वाहिद के लिए पूरा मकरान डिवीजन जहां से आपकी सी पैक शुरू भी हो रही है और वहां पे खत्म हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही। मैं रेड जोन से, बारखान मेरा हल्का है, कोल्लू रेड जोन, इन सब को वो वजीर आजम साहब नाराज करके इसको सपोर्ट करेगा और कहेगा कि जी नहीं ये जो है ना मौलवी साहब है और ये बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, ना वहाँ पे डॉक्टरों की हड़ताल है, ना पार्लियामेंटेरियन के घुटने और वो बाजू तोड़े गए, ना डॉक्टरों को बच्चियों को लाठियां मारी गई, बच्चियों के सर फोड़े गए, ना किसी को जो है ना हमारी बलूचिस्तान की रिवायत में नर लोगों ने, मतलब मेल ने बच्चियों को पकड़ के गाड़ियों में, जेल की गाड़ियों में ठोस के थानों में नहीं ले जाया गया। तो फिर तो मैं सिर्फ वजीर आजम से एक गुजारिश करूंगा कि आप मुदाखलत करें, आप हम सबके बड़े हैं, चारों सूबे पहचान है, ठीक है, इसको कहें स्टेप डाउन हो जाए, पार्टी हमारी भी बच जाएगी, आगे की तलखियां भी खत्म हो जाएंगी। बाकी इसके पास अभी कोई रास्ता नहीं है, हवा में टमकटोइयां मार रहा है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल भी उसका पार्ट एक और भी था कि अगर वजीर आजम साहब की आपसे मुलाकात होती है नाराज अरकान से, क्योंकि हैं तो इत्तेहादी ना आपके, तो आप मुलाकात अगर करने जाते हैं वजीर आजम साहब से कहते हैं जी कि भी हालात ऐसे नहीं है, मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है, आप भी थोड़ा सा समझ लें, कुछ अर्सा और निकाल लें, कुछ भी, तो क्या ये आप स्टेप बैक हो सकते हैं अगर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं? हमने अभी तक वज़ीर आज़म साहब को कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी है कि हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। हम अपने सिलसिले में आए थे, हमारे कुछ काम थे यहाँ पे, तो हम उसके सिलसिले में आए और कल शाम को हम वापस जा रहे हैं क्वेटा इंशाअल्लाह। अभी कोई हमारा वज़ीर आज़म सबका वज़ीर आज़म है, लीडर ऑफ द हाउस जो होता है ना, वो अपोजिशन पे वो सबका, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म खाली पीटीआई, वज़ीर आज़म जाम नहीं है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जिसमें हम भी पाकिस्तानी होने के ऊपर फख्र करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, मेरे पास वक्त कम है वरना मैं और मजीद बात करता। सरदार सरमन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, साजिद तरीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुअज़्ज़िज़ मेहमान तमाम, और बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया इस वक्त सिचुएशन जो अफगानिस्तान के बाद जो इम्पैक्ट उसका बलूचिस्तान पे पड़ सकता है, तो इस पर बात हुई। फिर साथ बलूचिस्तान की इंटरनल सिचुएशन पे बात हुई कि क्या इस वक्त होने जा रहा है। लेट्स सी अभी 20 तारीख को क्या होता है, अदम एतमाद की तारीख आती है, कौन जीतता है कौन हारता है। गोके अलजबरा बहुत अच्छा था, उन्होंने बड़ी डिटेल में समझा दिया। लेट्स सी कि जाम कमाल साहब का अलजबरा कितना अच्छा है, वो जो आज इतने कॉन्फिडेंट नजर आए, तो क्यों कॉन्फिडेंट नजर आए, इसके ऊपर बिल्कुल हम इसको डेवलपमेंट जैसे जैसे होती रहेगी स्टोरी पे बात करते रहेंगे। इस वक्त एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे मुझे बात करनी है, ऑफ कोर्स अफगानिस्तान और पीआईए के हवाले से, लेकिन बात होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, लौट कर वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक और नाचीज़ खाकसार। इस सेगमेंट में अब जो सेकंड आवर ऑफ द शो है उसमें मैं बात करना चाहूँगा पीआईए के हवाले से। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज हमने सुनी वो ये थी कि पीआईए ने अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी हैं फॉर अफगानिस्तान। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? पीआईए के स्पेशल ऑफ कोर्स जो स्पोक्स पर्सन है, और आज हेडलाइंस में भी आप उनको देख रहे होंगे, उन्होंने काफ़ी सारी वजूहात जो हैं वो बताई हैं, और उनकी तरफ मैं बिल्कुल बढ़ूंगा, हमारे साथ ही हैं वो। लेकिन असल इशू जो है वो है कुछ ऐसा रवैया, नामुनासिब रवैया है
अफगानिस्तान का, और ख़ास तौर पे उनके जो मिनिस्टर हैं एविएशन और ट्रांसपोर्ट के हमीदुल्लाह खुनज़ादा साहब, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी बातें की गई। फिर कुछ और डिटेल्स जो मुझ तक पहुंची हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि PIA के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन वो बातें खुद आपसे ऑन एयर आपको बताएं, तो आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान का जो रवैया है, जो तालिबान का रवैया है, वो किस तरह से नामुनासिब है और क्यों PIA को ये डिसीजन लेना पड़ा। इसके साथ साथ जो उनकी तरफ से रीज़न बताया गया वो है कि टिकट्स बहुत महंगी हैं। जो फ्लाइट्स जाती हैं पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से काबुल वगैरह, वो उनके टिकट्स के ऊपर एतराज़ है कि जी बहुत महंगी हैं, और वो टिकट्स 15 अगस्त जब से तालिबान की हुकूमत आई, उससे कबल जो पुरानी हुकूमत थी, उससे कबल जो एक नॉर्मल फ्लाइट की टिकट हुआ करती थी, प्लीज़ उसको वो कर दें। अब उस वक्त ऑफ कोर्स ये तो कॉमन सेंस की बात है कि उस वक्त वो एक वॉर जोन नहीं डिक्लेयर हुआ था अफगानिस्तान, उस वक्त की चीज़ें और थी। अब सूरत हाल कुछ और है, कुछ इंश्योरेंस के मामलात हैं इसके अंदर, उसके ऊपर मैं इन डिटेल बात करूंगा। अब्दुल्ला खान साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। सर अब्दुल्ला खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। PIA के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, मैं आपको मदू करता हूं प्रोग्राम में, और साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है मुबशिर बुखारी साहब ने भी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबशिर साहब, काफ़ी दिनों के बाद बात हो रही है, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। पहले ज़रा अब्दुल्ला खान साहब से जान लेते हैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन। एक बड़ी खबर आज के हिसाब से, बहुत बड़ी खबर, कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने अपनी एयरलाइंस की जो जितनी भी परवाजें थी उनको मनसूख कर दिया। ये बैक एंड ऑफ द माइंड अगर आप बात करें तो भी शायद हमने कभी नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान के साथ अपनी परवाजें हम इस मौके पे आके मनसूख करेंगे। गो के 2-3 महीने पहले भी मनसूख हुई थी, लेकिन उसकी वजूहात कुछ और थी। टिकट के ऊपर नामुनासिब रवैये की बात सुनने को मिलेगी, जबकि ऑलरेडी अगर आप बात करें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो ऐसा लगता है कि ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बातचीत चल रही है, इमरान खान साहब की तरफ से भी बातें की जाती हैं और अच्छी बातें की जाती हैं, और ये कहा जाता है कि तालिबान बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं पाकिस्तान को, चाहे वो TTP के हवाले से हो, दहशतगर्दी के हवाले से हो, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के हवाले से हो। पाकिस्तान ने कभी ऑफकोर्स स्टेप बैक नहीं किया है। ये आज सर अचानक क्या हो गया है, ये थोड़ा सा प्लीज जरा बैकग्राउंड स्टोरी भी बताइएगा, और ये नामुनासिब रवैया जो है, टिकट के ऊपर हम बाद में आएंगे, नामुनासिब रवैये को जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये टर्म क्यों यूज हो रही है सर PIA की तरफ से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने ये मौक़िफ़ लेने के लिए हमसे रब्ता किया। देखिए, ये एक ऐसा वाक़या नहीं है कि कोई शायद आज के दिन में कोई एक ऐसा हुआ या पिछले 1-2 दिन के अंदर कुछ हुआ। हम पिछले कोई 1.5-2 हफ्ते से हमें काफ़ी सारी मुश्किलात दरपेश आ रही थी अफगानिस्तान में ऑपरेट करने के लिए, लेकिन उससे पहले ये बताना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हम ये आपको बताएं कि देखें, इस टाइम पे अफगानिस्तान एक नॉर्मल मुल्क नहीं है जहाँ पे आप नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशन चला सकें, और बहुत ज़्यादा हाई इंश्योरेंस है वहाँ पे फ्लाइट ऑपरेशन बरकरार रखने की, प्लस वहाँ पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन अब उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी दुनिया के बेहतर ममालिक के अंदर है, और वो ओवरऑल एक वॉर जोन कंसिडर किया जाता है। वहाँ पे जो लोग हैं वो इतनी फुल कैपेसिटी के ऊपर लोगों ने आके काम करना शुरू नहीं किया। उनको अपनी तनख्वाहों के बहुत सारे मसले दरपेश हैं, जिसकी वजह से जो लोग काम कर रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर वो भी बहुत हाफ हार्टली काम करते हैं, और उसके ऊपर सिवियर लॉजिस्टिकल चैलेंज है। यानी आपको सुन के बड़ा ताजुब होगा कि जो हमारी फ्लाइट ऑपरेट होती है उसके अंदर सिक्योरिटी स्टाफ हमारा अपना जाता है, जो कि वहाँ पे दोबारा तमाम बैगेज, तमाम कार्गो को चेक करके फिर जहाज की तरफ आने की इजाजत देता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारे मसले, लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हुई जो कि हमारे लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा पैदा कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल हर गुजरते दिन के साथ जब आपकी फ्लाइट अराइव हो जाती थी तो पॉलिसी उसकी चेंज कर दी जाती थी। परमिशन के थ्रू कोई चीज आए तो लास्ट मोमेंट पे आप परमिशन रिक्वेस्ट कर लें, तो आपको बहुत मुश्किलात होती हैं। फिर गुज़श्ता पीर का वाक़या इस तरह का है कि आपकी फ्लाइट के अंदर 343 लोग 343 लोग चेक इन के इंतजार के ऊपर खड़े थे। एक उन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि फ्लाइट से पहले उनका जो मैनिफेस्ट है वो जाके एयरपोर्ट के जो सदर हैं उनको दिखाया जाएगा। ठीक है। तो जब उनके पास गया तो उन्होंने आधी मैनिफेस्ट जो है वो क्या कहते हैं ना, एक जुम्बिश कलम उन्होंने खत्म कर दी, जब बगैर किसी कोई ठोस वजह बताए हुए कि जी बस ये लोग नहीं जा सकते, बाकी आप लोग भेजें। ठीक है। और उसमें फिर अजीब-ओ-गरीब वाक़या कि अब आप देखें कि 343 के अंदर से आप 170-180 बंदा लेके आ रहे हैं, बाकियों को आप मना कर रहे हैं, वो आपके साथ बहस कर रहे हैं, वो उलझ रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी जान को खतरा है, PIA उनको चीट कर रही है, आप उनको वापस भेजते हैं। फिर आप जो बचे हुए उनको लेके आते हैं, फिर जो बच गए उनको लेके आने के लिए आप एक दोबारा परवाज ऑपरेट करते हैं, उतने ही इंश्योरेंस के साथ, जितनी इंश्योरेंस टीम के साथ जो कि आपने फुल फ्लाइट पे कर दी।
ठीक है। फिर उनकी ये एक इंसिस्टेंस कि नहीं जी आपका जहाज भले 350 होगा लेकिन हम आपको आपके जहाज पे 170 मुसाफिर से ज्यादा लेके जाने की इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, ये इस तरह की चीजें, क्योंकि नॉर्मली आप जब किसी दूसरे मुल्क के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वहां पे ये पेश नहीं आती। जो एक पॉलिसी एक दफा जो मुरवजा कवानीन जो इजाजतनामे एक दफा हासिल कर लिए जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर फिर तब्दीलियां नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि जी आप जब परवाज ले आएंगे तो उसके बाद वो कहेंगे कि नहीं आज ये वाली पॉलिसी है और कल के लिए हम ये वाली चीज करें। फिर उसके बाद हर रोज वहां पे हमारे जो अमले को वो बुला लिया जाता है, उनको मतलब मुख्तलिफ जो है उन पर प्रेशर डाला जाता है मुख्तलिफ चीजों के लिए। सो वो चाहे ना ये मामला तो ऑब्वियसली इस तरह के होते जा रहे हैं कि जिसके बाद हमने ये मुनासिब ख्याल किया कि मेरे ख्याल के कुछ अरसे के लिए इस परवाजों के सिलसिले को मुअत्तल कर दिया जाए जब तक हालात बेहतर नहीं होते, जब तक जमीनी हकाइक में वो वापस। ठीक है सर, मैं टिकटिंग के सवाल की तरफ वापस आऊंगा आपसे, लेकिन पहले मुबशिर बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी जरा इनपुट ले लें। सर आपको क्या लग रहा है? अच्छा मुबशिर साहब देखें, आपके साथ तो ऑलरेडी अफगानिस्तान की सूरत हाल पे पहले बात हो चुकी है, मैंने आपको मदऊ इसलिए किया है कि पाकिस्तान वॉज द लास्ट कंट्री, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट्स पाकिस्तान के अलावा कोई हो ही नहीं रही है अफगानिस्तान के अंदर। उस एक एयरलाइन को भी उन्होंने इतना तंग कर दिया, आपने सुना जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की ज़बानी, ये कोई हमें यहाँ वहाँ से खबर नहीं मिल रही है, ऑफिशियली हमें ये बताया जा रहा है कि ये तमाम तर रवैया इख्तियार किया गया। एक तो आखिरी एयरलाइन थी, उन्होंने इंडिया, कतर और दीगर एयरलाइंस को भी लेटर लिखे, किसी ने अपनी परवाजें बहाल नहीं की। पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट टू बी देयर एंड ऑफ कोर्स जब बाकी ममालिक को ज़रूरत थी, जब वहाँ से लोगों को निकालना था, तब भी PIA की परवाजें किन हालात में, किस तरह से, जब वहाँ पे प्रॉपर सिविल एविएशन शायद काम भी नहीं कर रहा था, तब भी परवाजें चलती रही हैं। कैसे देख रहे हैं सर उनके इस रवैये को? ये अचानक क्यों आपको चेंज नज़र आ रहा है? जी मुझे अब्दुल्ला साहब की मैं उनकी गुफ्तगू नहीं सुन पाया, लेकिन हाँ। जो मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसमें यही है कि जो फ्लाइट ऑपरेशन हो रहा था वो तकरीबन गन पॉइंट पे ही हो रहा था। ठीक है, ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये PIA कोई प्राइवेट एयरलाइन तो है नहीं, नेशनल फ्लैग कैरियर है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने मतलब आउट ऑफ द वे जाके तालिबान की नेगोशिएशन में जो रोल प्ले किया, और अभी भी दुनिया भर से हम अपील कर रहे हैं कि जी इन्हें सपोर्ट कीजिए। और उसके बाद जो सप्लाईज हैं वो भी हम शायद अपनी अवाम के पेट को काट के सप्लाईज बहाल किए हुए हैं उनकी, अगरचे वो ट्रेड है जो भी है, लेकिन ये बड़ी बात होती है। उसकी वजह से लोकल मार्केट पे जो असर पड़ रहा है लाइफ स्टॉक में और वीट में, वो आपके सामने ही है। तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इस स्पोर्ट का नतीजा भुगत रही है बुनियादी तौर पे। और ये अभी देखिए कि आपके नेशनल फ्लैग कैरियर के स्टाफ के साथ ये हुआ है, और इससे दोनों हुकूमतें आगाह हैं कि ये हो रहा है। तो ग्राउंड रियलिटी पे अगर आप देखें कि वहाँ की आवाम के साथ क्या हो रहा होगा, क्योंकि तालिबान का जो अभी तक लाइफस्टाइल है वो यही है, यू लिव बाय गन यू डाई बाय गन, यानी आपने जो भी करना है और जो भी उन्होंने किया है वो बंदूक के जोर पे किया है। अगर नेगोशिएशन टेबल पे भी लाए हैं ग्लोबल पावर्स को तो बंदूक के जोर पे लाए हैं, लेकिन मुल्क इस तरह नहीं चलते। और स्पेशली जब आप नेबर्स हों और फिर आपको सपोर्ट कर रहे हो नेबर्स, तो ये इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है। लेकिन इस पे PI ने बिल्कुल सस्पेंड किया, और ये अप्रूवल के बाद किया होगा प्राइम मिनिस्टर की। और मुझे पता नहीं अब्दुल्ला साहब ने ये बताया कि नहीं कि PIA के स्टाफर्स भी उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, इवन पायलट जो है वो रिलक्टेंट हैं। तो ये बहुत ज्यादा जी बहुत ज्यादा जो है वो हैरास किया गया है उन्हें। और यही लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि इस तर्ज हुकूमत से तालिबान जो है अपने रूल में कोई ड्यूरेबिलिटी या कोई पायदारी नहीं लाएंगे, बल्कि दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पे वो 2001 में खड़े थे। इस टाइम तो उनको बड़ा मेच्योर होना चाहिए था ना बाकी मुल्क की, ताकि परवाजें भी वहाँ पे बहाल हो सकती हैं। इस वक्त बड़ा डिसीजन लेना चाहिए था। अच्छा, टिकटिंग का उन्होंने इशू का है, मैं जरा अब्दुल्ला खान साहब से जानना चाहूंगा, सर कितना टिकट है हमारा और हमने कितना टिकट बढ़ा दिया, और अगर वाकई बढ़ा दिया हमने टिकट जिनके ऊपर उनको, जिस पे इतना एतराज है उनको, तो उसकी वजूहात क्या है सर? कोई वजह है टिकट बढ़ाने की? रीजन क्या है सर?
अच्छा, दो चीजें हमें यहाँ पे समझनी होंगी। नंबर वन, ये जो फ्लाइट ऑपरेशन था ये रेगुलर स्केड्यूल्ड फ्लाइट ऑपरेशन नहीं था, ये बेसिकली चार्टर फ्लाइट्स थी। इन चार्टर फ्लाइट के ऊपर इंडिविजुअल हमारे पास बात नहीं कर रहे थे। चार्टर फ्लाइट्स के ऊपर लार्ज ग्रुप्स ने, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज ने, न्यूज एजेंसीज ने, आलमी इदारों ने, यूनाइटेड नेशंस ने ये फ्लाइटें हायर की हुई और इनके पैसे वो दे दिए। तो लिहाजा एक स्टांस ये लेना कि ये टिकट प्राइस की वजह से आम अफगान जो है वो मुतासिर हो रहा है, वो जरा एक थोड़ा सा सही तासुर नहीं होगा, बिकॉज इनके पैसे जो है वो ज्यादातर हमें बाहर मौसूल हुए। इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज ने डायरेक्टली पीआई के अकाउंट में सबमिट कराई। उसका बोझ अफगान पर नहीं पड़ा। ठीक है। दूसरी बात हमें ये समझना जरूरी है कि इस टाइम पे काबुल एक वॉर जोन कंसिडर होता है। इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनियों की जानिब से, लीजिंग कंपनियों की जानिब से, जिनसे हमने जहाज लिए हुए, और वो किसी भी सूरत में इतने आराम से तैयार नहीं होती हैं अपनी जहाज, अपनी प्रॉपर्टी जो है वो वेरी वैलिड पॉइंट। तो हमें एक बहुत हैवी इंश्योरेंस अमाउंट पे करनी पड़ती है, और बगैर इंश्योरेंस के काबुल में ऑपरेट करने का किसी भी किस्म का रिस्क या ये इंतजामिया नहीं ले सकती। ठीक हो गया। इस इंश्योरेंस की रकम जो है वो 4-4.5 लाख डॉलर पर फ्लाइट पड़ती है, जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली लामहल्ला तौर पर आपको मुसाफिरों पर जो है वो डालना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर $1500 जो कि हमारा फेयर था, उस हिसाब से कम 300 बंदे जहाज के ऊपर होंगे तो आप ब्रेक इवन करिए। अगर उससे ऊपर होंगे तो आपको फिर किसी किस्म का मुनाफा होगा। हमारा जो जहाज वहाँ पे ऑपरेट होते थे वो 329 की कैपेसिटी वाले जहाज थे। इसका मतलब ये है कि जब तक हम पूरा जहाज नहीं भरेंगे तब तक हम फ्लाइट ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। एग्जैक्टली। अब इसीलिए हमें जो सबसे बड़ा एतराज है वो इस बात के ऊपर है कि आप अगर यकतरफा तौर के ऊपर एक पाबंदी लगा दें कि जी भले आपका जहाज 329 वाला है, लेकिन आप 170 या 200 से ज्यादा लोग नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हमने इसकी एक पॉलिसी बना दी है, तो इस सूरत हाल के अंदर पीआई ऑपरेट नहीं कर सकता। ठीक हो। एक और चीज जो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपकी वसातत से सर, कि जी एक बहुत प्रोपेगेंडा इस टाइम पे काबुल के अंदर कुछ पाकिस्तान दुश्मन अनासर की तरफ से हो रहा है, और कुछ काम जो है वो भी उस प्रोपेगेंडा की नजर हो रहे हैं, और खासतौर पर कुछ उनकी टीवी चैनल्स इस बात पे बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने शायद किसी किस्म की इजारादारी जो है वो अफगानिस्तान में कायम करने की कोशिश की है, और अफगानी मफादात के लिहाज से इसको खत्म होना चाहिए, जिसकी वजह से ये इजाजतनामे जो है ये मनसूख होने चाहिए या उनको किसी तरीके से तंग करना चाहिए। समझ गया। ये बात समझने वाली है कि काबुल के अंदर जो भी इनखला हुआ, जिन लोगों का भी हुआ, वो ज्यादातर उन लोगों का हुआ जो कि जिनको या तो जान को जिनके खतरात लाहक थे जिनको, या जो इंटरनेशनल एजेंसीज ने अपने मावनतकार जो थे वो अपने उन्होंने पुल आउट किए। इसके अलावा पीआई के जहाज वहाँ पे खुराक लेके पहुंचे, वहाँ पे जरूरी अद्वियात लेके पहुंचे, जो कि किसी और जरिए से अफगानिस्तान नहीं पहुंच पा रही। और इसी वजह से आप ये देखते हैं कि बड़ा रेयर होता है ऐसा कि पीआई की तारीफ दुनिया के ज्यादातर बड़े इदारों ने, आलमी बैंक के सरबराह ने, आलमी मालियाती इदारे के सरबराह ने, यूनाइटेड नेशंस ने, इवन अमरीकी वजारत खारजा ने, यूरोपियन वजीर जो खारजा बहुत सारे यहाँ पे आए, इवन पाकिस्तान के वजीर खारजा ने इस पीआई के इस ऑपरेशन की बहुत ज्यादा तारीफ की कि पीआई ने मुश्किल हालात में दुनिया के ज्यादातर मुल्कों के शहरियों को बाहिफाजत आराम से यहाँ से निकाला। जो बात है पीआई वाज सेंटर ऑफ द अटेंशन। बिल्कुल आपने सही बजा फरमाया। बल्कि आपने शायद वजीर खारजा पाकिस्तान की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद सुनी हो, जिसके अंदर उन्होंने यूपी वजीर खारजा से बोला था कि जी जब आप वैसे पीआई अगर यूरोप आना चाहे तो आप उसको नहीं इजाजत देते, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो आपने उसको जो है ना वो कर लिया। ठीक हो गया। आपने किया। तो आप ये देखते हैं कि इसके जो है बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको तारीफें मिले, और वो मिली पीआई को उसकी डेडिकेशन की वजह से, लेकिन अब जो हुआ वो टोटल बहुत बिल्कुल गलत। ठीक है, मुबशर बुखारी साहब, मेरे पास लास्ट मिनट है, बस क्लोज कीजिएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस पे या ओवरऑल स्ट्रेटेजिक सिचुएशन पे। जी देखिए, हमें फिलहाल ये देखना है पाकिस्तान को कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि हम कुर्बानियां देते हैं, और तालिबान को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि पॉलिसीज जो हैं बंदूक की नाली से नहीं कलम की नोक से लिखी जाती है, तो वो पॉलिसीज लिखें, उन्हें एहसन तरीके से इम्प्लीमेंट करें, और अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ बिगाड़ पैदा कर लिया तो शायद उनका अपना सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम इमीडिएट नेबर हैं, हम सबसे बड़ी सप्लाई लाइन है,
और हम बहुत कुछ उनके लिए कर चुके हैं और कर रहे हैं। इसलिए उन्हें थोड़ा सा मुहतात रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो उनकी सुप्रीम कमांडर है, लगता है उनकी ग्रिप भी जो है मामला पे वो वाली नहीं है जो मुल्ला उमर की थी, और उन्हें भी अपनी ग्रिप को मजबूत करना पड़ेगा ताकि उनके रैंक्स में डिसिप्लिन कायम रहे। वेरी 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 ट्रू, वेरी ट्रू। अब्दुल्ला खान साहब बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास कम है, मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है, वरना मजीद बात होती। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में कंटिन्यू करते हैं। मुबशिर बुखारी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया ज़बरदस्त तज्जिए के लिए। नाज़रीन, आज हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट मौज़ूआत पे बात की है। लेट्स सी इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन ये ऑफ कोर्स PI की तरफ से जो डिसीजन लिया गया, इट हैज़ इट रीजंस, और वो डेफिनेटली बालाए ताक नहीं रखे जा सकते थे। उस पर मेरे ख्याल में डिसीजन लेना जरूरी था। आज के लिए इतना। इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।